हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 के बारे में। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका सूत्र रहता है KMnO4। इसमें एक पोटेशियम का परमाणु है, एक परमाणु रहता है मैग्नीज का, और मैग्नीज यहाँ पे केंद्रीय धातु का काम करेगा। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकालते हैं तो मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकाला जाता है। और जो K है इसमें +1 रहता है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का रहेगा, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -8। इसका -8 और इसका +1, तो क्या बचेगा -7 बचेगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो जो -7 है +7 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना पाया जाएगा +7। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको निकाल कर देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। उसके बाद इसमें दिया गया सबसे पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको बनाने की विधि के बारे में। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको बोलचाल की भाषा में पोटास या फिर लाल दवा कहा जाता है, और इसको पायरोलुसाइड नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं और यहीं से इसका निर्माण होता है, इसको बनाया जाता है। और यह मुख्य रूप से मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। और इसको बनाने के जो स्टेप हैं ये एक ही स्टेप में नहीं बनता है, अनेक स्टेप में बनेगा। तो इसके बनाने का जो स्टेप है इसको यहाँ पे दिया गया है। तो इसको बनाने का जो स्टेप है उसको परीक्षा में पूछ सकता है लंबे 5-6 नंबर के प्रश्न में। तो हर स्टेप को लिखना है, किसी एक स्टेप को लिख करके इसको छोड़ने से आधा नंबर बस दिया जाता है। अब पहला स्टेप दिया है पद 1 करके, तो इसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसका K2MnO4 में परिवर्तन करते हैं। पहले जो MnO2 था इसको क्या करेंगे K2MnO4 में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे पायरोलुसाइड जो अयस्क है उसी का सूत्र होता है MnO2। तो इसको क्या करेंगे कास्टिक पोटास। अब कास्टिक पोटास का जो सूत्र होता है KOH या फिर K2CO3, इसके साथ इसको क्या करेंगे ऑक्सीकारक KNO3 तथा KClO3 की उपस्थिति में गलाएंगे। तो गलाएंगे, उसके बाद गलाने का जो काम है यहाँ पे प्रत्यावर्तनी भट्टी में किया जाता है। यहाँ पे जो एक चैप्टर छूटा हुआ है हम लोग का, जो इस बार के सिलेबस में काटा है, वहीं से प्रत्यावर्तनी भट्टी आप लोग को मिल जाएगा, या फिर 10वीं के बुक में है प्रत्यावर्तनी भट्टी का डिटेल। तो उसी भट्टी में इसमें गलाने का काम करते हैं। और यहाँ पे इसका जो रंग का गलाएंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा ग्रीन कलर का या हरे रंग का पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट यहाँ से मिलेगा। तो जो K2MnO4 है इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिया था ऑक्सीकारक KNO3 और KClO3, ये उसका क्या हो गया है सिद्धांत। अगर सिद्धांत स्टेप बाय पूछता है क्वेश्चन में, सिद्धांत पूछेगा तो जो थ्योरी में लिखा है उसको गलाया जाता है तक लिखना है। फिर क्रियाविधि में क्या आएगा, प्रत्यावर्तनी भट्टी में इस क्रिया को करते हैं, यह सब क्रियाविधि में आएगा। तो गलाया जाता है तक सिद्धांत में आएगा। उसके बाद अगर उसका समीकरण पूछेगा, रासायनिक समीकरण क्रिया का करके, तो ये वाला समीकरण उसमें आएगा। तो सबसे पहले जो अभी ऑक्सीकारक हम लोग लिए थे KNO3, तो इसमें KNO3 को लेकर बताया है। इसका पहले क्या होता है, इसमें से नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलता है और KNO3 KNO2 में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो नवजात ऑक्सीजन है वह किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखो भट्टी में लिए थे पायरोलुसाइड लिए थे और KOH लिए थे, तो इन दोनों के साथ ये नवजात ऑक्सीजन इसमें रिएक्शन करता है और यहाँ पे क्या बनाएगा पोटेशियम मैग्नेट प्लस H2O बनाता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो KOH की जगह में क्या लेते हैं K2CO3 ले लेते हैं इसकी जगह में,
तो इसके जगह में इसको रखा है। बाकी फिर यही नवजात ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा और यहाँ पे ये भी पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा। जब KOH लेंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलेगा, H2O बनेगा, और जब K2CO3 लेंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप पोटेशियम मैग्नेट का बनना। अब जो पोटेशियम मैग्नेट है इसका सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जो पोटेशियम मैग्नेट है ये हरा कलर का था, ग्रीन कलर का था, इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत करेंगे। अभिकृत करने का मतलब है उसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तथा क्लोरीन या फिर O3 को इसके विलयन में प्रवाहित करेंगे। तो इसके विलयन में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने पर K2MnO4 का KMnO4 में ऑक्सीकरण हो करके गुलाबी विलयन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस करेंगे तो जो पोटेशियम मैग्नेट था ये पोटेशियम परमैग्नेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जो ये ग्रीन कलर का था वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गुलाबी कलर में चेंज हो जाता है। तो ये है पोटेशियम मैग्नेट। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो भी पोटेशियम परमैग्नेट मिलेगा KMnO4 करके, और ये सब फिर से पायरोलुसाइड यहाँ से क्या होता है, जो शुरू में हम लोग पायरोलुसाइड लिए थे यहाँ पे MnO2 करके, ये पायरोलुसाइड यहाँ पे अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है, जमता है, इसलिए यहाँ पे नीचे एरो करके बताया गया है। PPT बनेगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा और पोटेशियम परमैग्नेट बनेगा, प्लस यहाँ से K2CO3 बाहर निकलेगा। अब ये जो है यहाँ पे अगर CO2 के जगह हमें क्या ले सकते हैं, बोला है क्लोरीन गैस। तो जब क्लोरीन गैस लेंगे तो इसमें भी पोटेशियम परमैग्नेट बनेगा और KCl यहाँ से बाहर निकलता है। अगर हम लोग जो पोटेशियम मैग्नेट है उसका विलयन लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, विलयन में पानी डाला रहेगा। अब इसमें ओजोन गैस अगर प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से भी क्या बनेगा, पोटेशियम परमैग्नेट या फिर KMnO4 बनेगा, KOH बनेगा और ऑक्सीजन गैस बन करके ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए इसको ऊपर एरो से दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो बनता है पोटेशियम परमैग्नेट, ये सब पिंक कलर का रहेंगे, गुलाबी कलर का विलयन यहाँ से मिलेगा। तो गाढ़ा होने पर यह जामुनी रंग देगा और छान करके इसमें यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बना है MnO2 इसको अविलेय रूप में रहेगा। तो क्या करेंगे, विलयन को छान लेंगे और जो अविलेय पायरोलुसाइड है इसको अलग कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, अधिक सांद्रित करने पर KMnO4 के क्रिस्टल मिल जाएंगे। जब ये विलयन रूप में रहेगा तो क्या होगा, गुलाबी कलर का, जब गाढ़ा हो जाएगा तो जामुनी रंग का हो जाएगा। और ज़्यादा इसको अगर सांद्रित करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, गाढ़ा करेंगे तो यहाँ से क्रिस्टल के रूप में KMnO4 हमको प्राप्त होता है। तो ये होगा इसको बनाने की विधि। तो 2 स्टेप में होगा और दोनों के समीकरण अगर पूछेगा तो पूरे समीकरण को देना पड़ेगा और सिद्धांत में जो जो मिलाया गया है उसको लिखना है और क्रिया विधि में कैसे कैसे मिलाते हैं उसकी क्रिया करने की विधि को लिखना है। अब दूसरा इसका दिया है औद्योगिक रूप से इसका निर्माण। तो ये जो था किससे, अयस्क से हम लोग निर्माण कर रहे थे। जब औद्योगिक दृष्टि से बनाना रहता है इसको तो इसमें भी जो मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट का मतलब है पोटेशियम मैग्नेट, पर मैग्नेट नहीं मैग्नेट। तो मैग्नेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, +6, इसलिए यहाँ पे रोमन में क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। तो इसका विद्युत क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे और विद्युत ऑक्सीकरण जब करेंगे तो यहाँ पे पायरोलुसाइड का क्षारीय ऑक्सीकरण वाला संलयन द्वारा इसका पोटेशियम परमैग्नेट का निर्माण यहाँ से होगा। तो यह क्या है, MnO2 पायरोलुसाइड है, KOH के साथ जब संलयन करेंगे या वायु अथवा NO3 द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो मैग्नेट आयन यहाँ से मिलेगा। ये जो मैग्नेट आयन है इसका क्या करेंगे, विद्युत ऑक्सीकरण करेंगे, किसमें, क्षारीय विलयन में। तो
तो पर मैग्नेट आयन यहाँ से मिलता है। तो ये जो पर मैग्नेट आयन है यहाँ पे आयनिक रूप में इसकी क्रियाविधि को बताया है। तो पर मैग्नेट आयन मिल गया माने कि पोटेशियम पर मैग्नेट मिल गया, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। अब जो अगली विधि है इसमें वो है प्रयोगशाला की विधि। तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की जो प्रयोगशाला की विधि है इसको बनाया जाता है मैग्नीज 2 आयन लवण का पर ऑक्सीडाइज सल्फेट द्वारा ऑक्सीकरण कर पर मैग्नेट में इसको बदला जाता है। तो जो मैग्नेट है इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे पर ऑक्सो डाई सल्फेट के द्वारा। तो जो ये जो मैग्नेट आयन है इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज था, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया और 1 माइनस चार्ज यहाँ पे बचा हुआ है। तो 2 माइनस से 1 माइनस में आया है माने कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज 2 आयन था इसका ऑक्सीकरण हो करके क्या हुआ, पर मैग्नेट आयन में बदला है। अब जो मैग्नीज है 2+ के रूप में H2O8 है, यही है पर ऑक्सो डाई सल्फेट का सूत्र रहेगा H2O8 2 माइनस, और H2O के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से पर मैग्नेट आयन मिला है, सल्फेट आयन मिला है और 6H+ मिला है। तो यहाँ पे गहरे बैगनी क्रिस्टल प्राप्त होंगे जो KClO4 के समसंरचनात्मक वाले रहते हैं। यहाँ पे जो पर मैग्नेट आयन मिला है उसका क्या मिलेगा, डार्क बैगनी कलर का क्रिस्टल मिलेगा जो कि KClO4 के जैसे संरचना वाला होगा। तो ये हो गया ये इनकी बनाने की 3 विधि। पहला देखे थे अयस्क से 2 स्टेप में बना था, दूसरी विधि था औद्योगिक विधि और तीसरी विधि था प्रयोगशाला विधि। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। अब देखेंगे इसका गुण। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका गुण देखते हैं। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल धात्विक चमक वाले गाढ़े कलर के बैंगनी रंग के रहते हैं और इनका गलनांक 523 केल्विन होता है। इसमें ऊष्मा का प्रभाव अगर विलयता देखेंगे तो जल में कुछ हद तक विलय रहता है। जब विलय रहता है तो विलयन का रंग गाढ़ा होने पर जामुनी कलर का, लेकिन जब उसमें और अधिक पानी डाल के उसको तनु करेंगे, डाइल्यूट करेंगे तो लाल गुलाबी कलर का होता है। यह प्रैक्टिकल में करने के लिए मिलेगा बहुत अच्छा से, इसमें गुलाबी कलर मस्त दिखाई देता है। अब देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो तीव्र गर्म करने पर यह क्या होता है, विघटित हो जाता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और पर मैग्नेट को गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड या पैरोलुसाइड प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। जब क्षार के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो क्षार के साथ गर्म करने पे क्या बनाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट के रूप में अपचयित हो जाता है। यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट जब KOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, पोटेशियम मैग्नेट H2O और O2 का निर्माण करता है। इसी प्रकार इसकी आक्सीकारक प्रकृति देखेंगे तो आक्सीकारक प्रकृति है, माने कि दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करने का काम करेगा और स्वयं क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। यहाँ पे जो आक्सीकारक प्रकृति अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकार का जो माध्यम है उसमें क्या करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल आक्सीकारक का काम करेगा। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट देखे थे। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था केवल अम्लीय माध्यम में प्रबल आक्सीकारक का काम करता था, लेकिन ये अभी जो देख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या करेगा, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकार के माध्यम में ये प्रबल आक्सीकारक का काम करता है। उदासीन माध्यम में जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो उदासीन माध्यम होने पे ये क्या देगा, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो यह पोटेशियम परमैंगनेट इसको जब H2O से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें का पोटेशियम इसमें का O और H मिलके KOH बनाएंगे। इसके साथ यहाँ से पैरोलुसाइड बनता है और
नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। और जो ये है परमैंगनेट आयन है, ये इसको फिर से जल से रिएक्शन करता है 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के और MnO2 का निर्माण करता है। इसमें जो है अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है विलयन क्षारीय होते जाता है। यहाँ पे OH माइनस आयन बन रहा है, तो जो OH माइनस आयन किस में बनता है, क्षार में। तो ये अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी, जो विलयन है OH माइनस आयन बढ़ने के कारण क्षारीय होता जाता है। अब उदासीन माध्यम में जो KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण की कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पे दी हुई हैं। तो जो उदासीन माध्यम रहता है उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कैसी होती है, यहाँ पे 2 ठो दिया गया है। पहला दिया गया है H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण और दूसरा दिया गया है MnSO4 का MnO2 में ऑक्सीकरण। और KMnO4 है H2O से रिएक्शन करके क्या बनाता है, MnO2 मुख्य प्रोडक्ट नवजात हाइड्रोजन देगा। ये नवजात हाइड्रोजन इस H2S से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इस ऑक्सीजन से जुड़ के H2O बनाएगा और इसमें का जो सल्फर है अलग हो जाएगा। तो माने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख्य रूप से H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरे दिया हुआ है MnSO4 का MnO2 में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जो अगर पूरे रिएक्शन को नहीं पढ़ पाओगे तो इस लास्ट वाले को देखना, MnO4 माइनस प्लस 3H2S, ये क्या बनाएगा, OH माइनस आयन और MnO2 2H2O और 3S। तो यहाँ पे ये आयनिक रूप में है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट माइनस चार्ज आयन के रूप में है और ये है अणु के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये रहेगा आणविक फॉर्म में। दूसरा देखते हैं जो MnSO4 है, इसका क्या होगा, MnO2 में ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे भी 2 अभिक्रिया दिया है पोटेशियम परमैंगनेट और इसको लिया हुआ है, ये आणविक रूप में हो जाएगा। जो KMnO4 है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको यहाँ पे लिया हुआ है MnSO4, तो इससे बना MnO2 और H2SO4 और K2SO4। तो जो MnO4 है यहाँ का, इसको अब आणविक रूप में ले लिया, इसको भी आणविक रूप में ले लिया, तो ये हो जाएगा इसका आणविक वाला रूप। इसमें भी सेम प्रोडक्ट मिला MnO2 MnO2, तो ये आणविक रूप में हो जाएगा, ये होगा आणविक रूप में। अब दूसरा दिया हुआ है इसमें प्रबल क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण। तो जो प्रबल क्षारीय माध्यम में जब ऑक्सीकरण करेंगे, देखो यहाँ पे कौन सा माध्यम लिए थे शुरू में, उदासीन माध्यम। तो उदासीन माध्यम के लिए यहाँ पे क्या यूज होता था, साथ में H2O जल, क्योंकि जल उदासीन रहता है। अब देख रहे हैं प्रबल क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में क्षार के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो KOH को यहाँ पे क्षार के रूप में लेते हैं, तभी माध्यम क्या हो पाएगा, प्रबल क्षारीय माध्यम होगा, क्योंकि जो KOH है वो एक प्रबल क्षार है। अब सांद्र क्षारीय विलयन में जो क्या होगा, परमैंगनेट आयन का जामुनी रंग अब चयन के पश्चात यहाँ पे मैग्नेट आयन बनने के कारण हरा हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो जामुनी कलर का था क्षारीय माध्यम में, अब इससे क्या बन रहा है, यहाँ पे फिर से पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है। तो मैग्नेट का कलर पहले हरा था, देखे थे, तो इसमें जो गुलाबी कलर था उससे ये बनेगा पोटेशियम मैग्नेट, तो ये फिर से हरा कलर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा और नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है। ये उसका आणविक रूप में है और ये उसका आयनिक रूप में अभिक्रिया है। अब चायक की उपस्थिति में जो है यहाँ पे क्या होगा, K2MnO4, ये जो बना हुआ है पोटेशियम मैग्नेट, इसमें इसको आगे और रिएक्शन कराएंगे, माने कि अब चायक इसमें डालेंगे, तो अब चायक की उपस्थिति में ये जो K2MnO4 है, ये क्या होगा, फिर से पायरोलुसाइड या MnO2 में अब चेंज हो जाएगा। इस लाइन को याद रखना, इधर को और नहीं पढ़ोगे फिर भी जलेगा, या फिर देखोगे तो लास्ट वाले इसको देख सकते हो, KMnO4H2O, ये वाला रिएक्शन।
उसके बाद इसमें दिया हुआ है आगे कि जो MnO4 माइनस है ये H2O से जब रिएक्शन करेगा तो MnO2 बनाएगा और OH माइनस आयन और यहाँ से भी नवजात ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो यह अभिक्रिया उदासीन माध्यम की अभिक्रिया के समान ही है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे थे, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम देखे हैं। तीसरा आता है अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे इसके बीच में जो दिया हुआ है A, B और C, ये तीनों क्या हैं, उसी अभिक्रिया के समान है, उदासीन अभिक्रिया के समान जो अभिक्रिया होती है उसी को बताया है। तो ये सब परीक्षा में आने लायक हैं, जैसे बेयर्स अभिकर्मक। तो बेयर अभिकर्मक किसको कहा जाता है, या बेयर अभिकर्मक की अभिक्रियाएं लिखिए, या फिर जो पोटेशियम आयोडाइड है उसका KiO3 में ऑक्सीकरण कैसे करोगे, इस टाइप से क्वेश्चन। या फिर सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण कैसे होता है, इस प्रकार से यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये जो है बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक का मतलब है कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन माने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं इसको, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक का अध्ययन ज़्यादातर किया जाता है, उसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन। तो इसमें 1% जो क्षारीय KMnO4 है इस विलयन को, माने कि क्या करेंगे 1% क्षारीय KMnO4 का विलयन। तो 100 में से 1% क्या रहेगा, KMnO4 वहाँ पे लेंगे और कैसा लेंगे, क्षारीय वाला। तो उसका जो विलयन है उसको बोलेंगे बेयर अभिकर्मक। तो जो बेयर अभिकर्मक है यह कार्बनिक यौगिकों में इस प्रकार से द्विबंध, जिसको डबल बंध या फिर ट्रिपल बंध का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डबल बंध या ट्रिपल बंध जिसमें पाया जाएगा 2 कार्बन के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्तता इसी को बोलते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बंध रहता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इसका पता लगाने के लिए इस बेयर अभिकर्मक का यूज़ करते हैं। जब बेयर प्रतिकर्मक में एथिलीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का गुलाबी रंग उड़ जाता है। देखो एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें जो एथिलीन है इसमें डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, माने कि ये असंतृप्त यौगिक है। इस प्रकार से असंतृप्तता है, इसको क्या करेंगे, क्षारीय KMnO4 के 1% विलयन में प्रवाहित करेंगे इस गैस को, और वहाँ पे पानी भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। तो क्या होगा कि जो क्षारीय KMnO4 का गुलाबी कलर है वह कलरलेस हो जाएगा, माने उसका कलर उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाता है, क्योंकि इसमें का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है वह 4 असंतृप्त है। माने इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी दोनों को, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना करके इन्होंने अपनी संयोजकता पूरा किया था। अब क्या हो जाएगा, अगर इसमें OH जुड़ जाएगा और इसमें OH, तो एक OH हो गया और 2 हाइड्रोजन, तो 3 इसको मिल गया जुड़ने के लिए, इसको भी 3 मिल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होगी, जिसके कारण डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप 3 हुआ, इसमें भी 3 है, और एक आपस में दोनों एक बंध के द्वारा जुड़े हैं तो ये 4। तो दोनों की संयोजकता यहाँ पे संतृप्त हो गई, तो जो असंतृप्त यौगिक था उससे क्या बना, संतृप्त यौगिक बन गया। और ये जो है एथिलीन से बना है तो ये कहलाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। लास्ट में ऑल आ रहा है, ऑल का मतलब है एल्कोहल है। ये हो गया बेयर अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया। अब देखते हैं Ki का पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीकरण। तो जो Ki है, यहाँ पे Ki है
इसमें देखो सबसे पहले बताया है कि KMnO4 और H2O रिएक्शन करेंगे, इसको पहले भी देख चुके हैं। तो MnO2 बनता है, KOH बनता है और O नवजात ऑक्सीजन बनेगा। ये जो नवजात ऑक्सीजन इस KI से रिएक्शन करेगा और KiO3 में चेंज हो जाएगा। अब इस पूरे को जोड़ तोड़ के यहाँ पे क्या किया है, जोड़ के एक साथ लिखा है आणविक रूप में, यहाँ पे क्या किया है आणिक रूप में लिखा है। तो इसको आप लोग देख लेना, कुछ नहीं हुआ है। KI से क्या बना है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, ये वाला नवजात ऑक्सीजन, और KiO3 बना है। तो इस दोनों को केवल लिख सकते हो या फिर केवल इसी को लिख सकते हो या फिर आणिक रूप में केवल इसी को लिख सकते हो। तो इन दोनों को लिखोगे तो इसको नहीं लिखोगे फिर भी चल जाएगा। स्टेप 1 इसको डालना, स्टेप 2 इसको, या फिर केवल आणिक रूप को लिखोगे और आणविक रूप को लिखोगे, इन दोनों को नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। यहाँ पे जो सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण, तो जो सोडियम थायोसल्फेट है इसका सूत्र होता है Na2H2O3। यह है सोडियम थायोसल्फेट। कल बताई थी जहाँ पे सल्फर होता है उसको बोलते हैं थायो, तो यहाँ पे सल्फर है तो इसको क्या बोलेंगे, थायो। तो यह है सोडियम थायोसल्फेट, यह है KMnO4, यह है H2O। ये सब रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सल्फेट इधर बनेगा। तो जो जिसमें SO4 है वो सल्फेट है, तो NO2SO4 यहाँ पे बना, ये बन गया सोडियम सल्फेट। और ये सब तो बनते थे साथ में, KOH, MnO2 और इधर 3S। तो ये केस में था, आणविक रूप में था, और उसी को आणिक रूप में यहाँ पे फिर से लिखा है। तो ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ कर लिख कर कंप्लीट करना। कल अगली क्लास में देखेंगे हम लोग अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण। तो जो KMnO4 है वो अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार होगी, इसको कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।